नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी इंडिया पर। मैं हूं सुमित अवस्थी। मेरे हाथ में एक किताब है, तेलगी, एक रिपोर्टर की डायरी। संजय सिंह का नाम है इस पे। ये तेलगी रिपोर्टर रिटर्न्स हो गया है वापस इस एनडीटीवी के न्यूज़ रूम में। मैं ये क्यों कह रहा हूँ, संजय सिंह ने ये जो स्टोरी ब्रेक की थी वो इसी न्यूज़ रूम में ब्रेक की थी, इसी चैनल की स्टोरी थी। और सबसे खास बात ये है, मैं संजय सिंह से आपकी बात कराऊँगा, जब ये स्टोरी ब्रेक हुई वो एनडीटीवी इंडिया की लॉन्चिंग स्टोरी थी। यानी एनडीटीवी इंडिया के जब चैनल लॉन्च हुआ तो जो पहली स्टोरी चली थी वो ये तेलगी स्कैम की थी। इसको अनर्थ किया था। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं संजय सिंह जी। संजय जी, स्वागत है आपका। वेलकम बैक टू अ न्यूज़ रूम। कैसे लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। इनफैक्ट 18 साल के बाद आया हूँ तो घर वापसी का फील हो रहा है। अब तो आप बड़े आदमी हो गए, रिपोर्टर से आप किताबें लिखने लगे हैं, आप पे ओटीटी बनने लगी है, फिल्में बनने लगी हैं। देखिए, जो कुछ भी हुआ था शुरुआत यहीं से हुई थी। यही एनडीटीवी था, यहीं का न्यूज़ रूम था, और जहाँ से ये जो तमाम तेलगी स्कैम को एक्सपोज करने की शुरुआत होती है, और एक एक करके एक के पीछे एक स्टोरीज हम करते गए। और एनडीटीवी की लॉन्च इससे हुई थी। और सबसे बड़ी बात है कि एनडीटीवी ने जिस तरह का योगदान दिया था पूरे स्कैम को एक्सपोज करने में, नॉट ओनली जस्ट एक सिंगल स्टोरी की बात थी, लेकिन एक के पीछे जो लगातार स्टोरीज एनडीटीवी ने फाइल की थी इस मामले में, वो बहुत बड़ा था। एनडीटीवी को इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट ऑफ का जो अवार्ड था वो भी स्टोरी के लिए मिला था तब। तो ये मतलब इसमें दो तीन कहानियाँ हैं। एक तो एनडीटीवी के बारे में आपने बताया, ऊपर से स्टोरी क्या, कैसे ढूंढी आपने, कैसे आप तक मिली, और प्लस फिर ओटीटी आना, फिल्म बनना, सीरीज़ बनना। मैं एक एक करके एक एक विषय पे आता हूँ। सबसे पहले तो आपने एनडीटीवी के लिए, क्योंकि आप जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में कहा, एनडीटीवी इंडिया की ये लॉन्च स्टोरी थी, तो क्या ये स्टोरी आपको अचानक मिल गई, या जो लॉन्च प्लान हुआ कि फला डेट में लॉन्च होना है तो संजय सिंह स्टोरी लेके आओ? ये कहानी क्या है, किसने किसको पीछे किया? देखिए, इंटरेस्टिंग था कि हमारे पास तकरीबन 14 दिन का टाइम था लॉन्च के पहले, और था ये कि कोई बहुत बड़ी स्टोरी करनी है, चैनल लॉन्च हो रहा है, ऐसी कोई स्टोरी हो जिसको याद रखा जाए। तो उस चक्कर में मैंने ढूंढा और मुझे एक रिपोर्ट हासिल हुई थी, जायसवाल रिपोर्ट, जिसके अंदर तमाम डिटेल थी इसके बारे में। और रिपोर्ट अगर हमको हासिल नहीं होती तो शायद मंत्रालय के किसी कोने में धूल फाँक रही होती। तो वो मुझे मिला, और उसके बाद ये था कि स्टैम्प पेपर घोटाला है, बट स्टैम्प पेपर होता क्या है ये नहीं पता था। और वो दौर है जब गूगल नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था, व्हाट्सएप वगैरह कुछ। कौन से साल की बात कर रहे हैं? ये 2003 की मैं बात 2003 की बात कर रहे हैं। किसने सोचा होगा कि जिस स्टोरी से चैनल लॉन्च हुआ, स्टोरी एनडीटीवी इंडिया की पहली स्टोरी आज देश भर में चर्चा का विषय बनी हुई है, वो 2003 का मामला, और ये 2023 में हम लोग हैं। पूरे 20 साल का वाकया निकल गया, और इस 20 साल के अंदर एनडीटीवी कहाँ से कहाँ पहुँच गया। और सबसे खास बात ये कि संजय सिंह की इस किताब को, इस जो तेलगी का रिसर्च है, इसको बाकायदा याद रखा गया। इस पर फिल्में बन रही हैं, इस पर ओटीटी बन रहा है, और एक बार फिर मेरे ख्याल से कोई नया सीजन भी आने वाला है। जी बिल्कुल, इसका उसमें आप हैं जी। आप एक्टिंग कर रहे हैं? मैं एक्टिंग नहीं कर रहा। मेरा जो किरदार है वो एक एक्टर प्ले कर रहा है। असल में जो स्कैम 2003 तेलगी स्टोरी का जो पहला वॉल्यूम था वो आ चुका है, और उसके अंदर था कि तेलगी का राइज किस तरह से हुआ ये पूरा बताया गया था। अब वॉल्यूम 2 है, उसके बारे में बताया कि किस तरह से मैंने जाके पूरा एक्सपोज किया, कैसे रिसर्च किया, और तेलगी का डाउनफॉल कैसे हुआ, लोग कैसे गिरफ्तार वगैरह हुए, उसके बारे में कहानी है वॉल्यूम 2 में। तो वॉल्यूम 2 आएगा जिसमें एक अभिनेता है, बहुत ही टैलेंटेड अभिनेता है गोदाम कुमार, वो मेरा जो किरदार है वो निभा रहा है, और उसमें बताया जाएगा कि किस तरह से एक पत्रकार। अच्छा, ये सब बातें तो प्रमोशन की हो गई, लेकिन मुझे ये बताइए संजय जी, आप जब बात कर रहे थे, ये स्टोरी आपने ब्रेक कर दी, स्टोरी चली एनडीटीवी पर, बाकी चैनल्स ने, बाकी मीडिया हाउसेस ने उसको फॉलो किया, स्टोरी धीरे धीरे बहुत बड़ी बन गई, और तेलगी एक वक्त में जाकर हिंदुस्तान की राजनीति को हिला कर रखने वाला चेहरा बन गया। उसका अरेस्ट हुआ, उसकी नार्को शुरू हुई, कुछ बड़े पॉलिटिशियंस के नाम सामने आए। इस दौर में कितना प्रेशर पड़ा संजय सिंह पर कि ये क्या स्टोरी कर दी तुमने, ये स्टोरी क्यों इस ततैया के छत्ते में हाथ डाल दिया? नहीं बिल्कुल, असल में देखिए, इसमें इतने बड़े बड़े पॉलिटिशियन इन्वॉल्व थे। पॉलिटिशियन की गिरफ्तारी हुई, बड़े बड़े पुलिस ऑफिसर्स की गिरफ्तारी हुई, तकरीबन 12 बड़े पुलिस अधिकारी गिरफ्तार हुए, जिसमें कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर, डीसीपी तक के अधिकारी थे। और क्योंकि बड़े बड़े लोग थे तो जाहिर तौर पे एक दबाव आना स्वाभाविक था, तो अलग दबाव भी आया। साम दाम दंड भेद की तमाम नीति भी अपनाई गई, थ्रेट भी वगैरह आए। और उसमें एक चीज़ अच्छी थी कि मुझे जब अंडरवर्ल्ड से थ्रेट आया था तो मैंने बताया था, जैसे ऑफिस में वो बताना जरूरी है, तो मैंने एनडीटीवी में अपने बताया भी था। और उस वक्त में एनडीटीवी से कहा गया कि भाई प्लीज़ टेक प्रिकॉशन और सावधानी बरतिए, जिस तरह की मदद चाहिए हम करने को तैयार हैं, लेकिन जो स्टोरी है उस पर हमको काम करना है, बिकॉज जो हमने इतना बड़ा खुलासा किया है।
तो किया था। तो अलग अलग तौर पे दबाव आया था, धमकी बहुत बड़ी आई थी, इसके अंदर पुलिस के पास भी जाके कुछ क्लिप्स हमारे पास मिले हैं संजय। मैं दर्शकों को चाहूँगा पुराने ज़माने के आर्काइव से कुछ चीज़ें निकालने की हमने कोशिश की है। अब यूट्यूब का ज़माना तो वो था नहीं कि यूट्यूब पे जाके ढूंढ लो, तो बाकायदा लाइब्रेरी में जाके हमारे प्रोड्यूसर ने मेहनत की, कुछ क्लिप्स मिली कुछ नहीं मिली। तो जो मिली हैं मैं चाहता हूँ उन क्लिप्स को दिखाया जाए कि 2003-04 में जब एनडीटीवी स्टोरी को फॉलो कर रहा था और संजय सिंह बाकायदा रिपोर्ट कर रहे थे मुंबई से, तो क्या देखा था उन्होंने, क्या था उस क्लिप पे एक नज़र डाल लेते हैं। ब्रिटिश टाइम में भी ये काम होता था, अभी भी हो रहा है, आगे भी होगा। संजय, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था, उस वक्त में एडिटोरियल सपोर्ट कितना मिला आपको जब आप स्टोरी इसको कर रहे थे? तो किसी तरह का कोई प्रॉब्लम थी? नहीं, देखिए एडिटोरियल सपोर्ट अच्छा मिला। जो शुरुआती चीज़ होती कि लोगों को समझाने की जो ज़रूरत थी होती, एडिटोरियल सपोर्ट अच्छा मिला। इनफैक्ट क्योंकि इतनी बड़ी स्टोरी थी, अकेले एक रिपोर्टर के करने के बोते में भी नहीं थी, क्योंकि उसके अलग अलग पहलू होते हैं। तो तब भी एडिशनल रिपोर्टर्स असाइन किए गए और एक तरह से मुझे ब्यूरो चीफ का दर्जा हो गया था कि भाई मैं बता सकता हूँ कि किसको कौन सी स्टोरी करनी है वगैरह। और जो विश्वसनीयता वाली बात थी, क्योंकि मैं इस पर एनडीटीवी के अंदर लास्ट वर्ड बन गया था कि आखिर में जो भी चीज़ें होगी उसके अंदर सबसे आखिर में कोई अगर आखिरी वर्ड किसी का होगा तो वो मेरा वर्ड होगा। अब बैठिए संजय जी के साथ, अब हम बैठ के चर्चा करेंगे। थोड़ा सा सेटअप वेटअप कर लें तैयार यहाँ पे, उसके बाद इत्मीनान से आपके पास दोबारा लौटते हैं। लेकिन संजय सिंह हमारे साथ बने हुए हैं, बहुत से किस्से कहानियाँ इनके पास, क्योंकि उस तेलगी वाली किताब में बड़े बड़े नेताओं के नाम हैं। क्या नाम इसमें छपे हैं या उसको छुपा के ले गए हैं, बताएंगे संजय सिंह। आप बने रहिए हमारे साथ। पूरा सेटअप यहाँ तैयार हो चुका है, हमारे वीजे ने पूरी तैयारी कर ली है। तो हमने कहा कि अब इसका फ़ायदा उठाया जाए, बैठ के आराम से बात की जाए। वो न्यूज़ रूम में काफ़ी सारा काम था और हमारी वजह से लोगों को डिस्टर्बेंस हो रहा था, शाम का टाइम है। संजय, आपने 2-3 बातें हिंट की, मैं उसी चीज़ से क्लू लेते हुए आगे बढ़ना चाहूँगा। प्रेशर की बात हो रही थी, पॉलिटिकल प्रेशर की। मुझे अचानक याद आया कि उस दौरान में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। महाराष्ट्र के पावरफुल पॉलिटिशियन हैं भुजबल साहब, जो अभी भी बहुत पावरफुल हैं। वो गुस्सा हो गए थे, नाराज़ हुए थे। आप थे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और क्या था वो पूरा मामला, याद दिलाइए ना। मैं था, इनफैक्ट मैं ही कारणीभूत था उनके गुस्सा होने के लिए। दरअसल में थी कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी हो रही थी जिसमें वो बैठे हुए थे, तो सवाल सब पूछ रहे थे। उनके घर में उनके 50 सपोर्टर भी मौजूद थे, जिसमें मैंने उनसे सवाल एक पूछा था। सवाल सिंपल सा था कि क्या तेलगी के पैसे उन तक या उनके किसी व्यक्ति तक डायरेक्टली इनडायरेक्टली पहुंचे थे। तो उन्होंने जवाब तो दिया, देते वक्त आखिर में पूरे चेहरे का रंग वगैरह बदल गया, एकदम गुस्से के अंदर उसके आंखें दिखाई देने लगी। तो उन्होंने कहा कि अगर इस तरह से कोई टारगेट करके क्वेश्चन पूछेगा तो मैं चप्पल उतारूंगा, मेरी सहनशीलता का अंत किसी को नहीं देखना चाहिए। एकदम गुस्से में तैश में किया, और उसके बाद सडनली पूरे में सन्नाटा सा छा गया। किसी को पता नहीं किया कि क्या कैसे रिएक्ट करे। उनके पत्रकार वहाँ पे, उनके जो सपोर्टर्स थे वो वहाँ पे खड़े हुए थे, यहाँ पे पत्रकार थे, और सडनली सपोर्टर्स की तरफ से नारा लगना शुरू हुआ। और वैसे नारा जमा तो एक दूसरे साथी पत्रकार थे, उन्होंने माहौल को नॉर्मल करने के लिए क्वेश्चन पूछा भुजबल जी को कि दूसरा कुछ क्वेश्चन पूछा। तो ये पूरा घटनाक्रम किताब में है? बिल्कुल किताब में है, और इस घटनाक्रम पूरी तरह से तब कैमरे में भी रिकॉर्ड हुआ था। तो मतलब हर लाइन बाय लाइन किताब के अंदर हमने उसके बारे में बताया। उसके बाद किस तरीके से बाहर भी जो सपोर्टर्स थे वो ढूंढ रहे थे और पूछ रहे थे एनडीटीवी का वो भी वैन किधर है, एनडीटीवी की गाड़ी किधर खड़ी है। तो मैंने फटाफट कहा कि भाई अपना गाड़ी लेके निकलो ड्राइवर को। अच्छा, मतलब तोड़फोड़ कर देते बोले? हाँ, तोड़फोड़ करने के पूरे इरादे में थे। तो हमने गाड़ी और ओबी वैन को, उस जमाने में एनडीटीवी की थी, उसको फटाफट मूव कराया। ऑफिस में आके मैंने जो स्टोरी थी वो फाइल की, और 7 बजे वो स्टोरी टेलीकास्ट हुई। मुझे याद है शायद 28 फरवरी 2004 की बात है, एग्जैक्टली टू बी डेट। एनडीटीवी पे वो स्टोरी टेलीकास्ट हुई और सारे देश ने बेसिकली देखा कि किस तरह से एक पॉलिटिशियन सरेआम कैमरे पे चप्पल मारने की बात कर रहा था। छोटा मोटा पॉलिटिशियन नहीं था, मतलब महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री और अगर
उप मुख्यमंत्री रहे हैं, तो स्टेट के सेकंड मोस्ट पावरफुल पर्सन। अभी क्या स्टेटस है? देखिए अब तो तेलगी है नहीं हाँ, यहाँ पे अब तो दुनिया में। तेलगी रहा नहीं, लेकिन 2017 में उसका निधन हो गया था, लेकिन उसके पहले बहुत सारे उसके जो केसेस थे जिसके अंदर फैसला आ गया और कुछ में नहीं आया, तो अलग अलग थे। मतलब कुल मिला के उसको कम से कम 30 साल की तो सज़ा हुई थी, उसको जेल के अंदर ही काटना था, तो उसका जेल में ही डेथ हुआ। अलग अलग तौर पे उसको जुर्माने भी लगे। एक तो शायद देश में बताऊँ जो सबसे बड़ा कि 100 करोड़ के ऊपर का एक पर्टिकुलर केस में उस पर फाइन आर्थिक दंड भी लगाया गया था। और कुछ केस अभी भी उसके जारी हैं, भले वो मर गया लेकिन केस में बाकी भी को अक्यूज होते हैं, तो वो भी अभी चल रहे हैं। एक चीज़ और आपसे पूछना चाहूँगा संजय, क्योंकि ये मामला ऐसा था, जो मैंने आपकी किताब जितनी मैं पढ़ पाया हूँ, कि खाकी और खादी इनका नेक्सस था। मतलब इसमें पॉलिटिशियन भी इन्वॉल्व थे, इसमें पुलिस वाले भी इन्वॉल्व थे, और तभी ये इतना बड़ा बना। कोई आदमी नकली नोट छापता है, कोई आदमी नकली स्टैम्प छापे, और स्टैम्प से वो स्टैम्प पेपर पे आ जाए, और ये करीब कई सालों तक चले। मतलब मुझे तो इस बार कई बार लगता है, आई माइट बी रॉन्ग, हाँ, मैं मजाक के तौर पे कह रहा हूँ, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसा लगा कि 90s के दशक में जितनी भी स्टैम्प पेपर पे चीज़ें लिखी गई, शादियाँ हुई, तलाक हुए, प्रॉपर्टी लिखी गई, वो आधी चीज़ें फर्जी भी हो सकती हैं। बिल्कुल हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। क्योंकि वो कौन सा कागज़ असली है, कौन सा नकली, किसी को नहीं पता। ये देखिए पता चल भी नहीं सकता, क्योंकि तेलगी जो था उसने ओरिजिनल मशीन हासिल कर ली थी, भले कबाड़ में बिकवाया और उसका ओरिजिनल मशीन है, ओरिजिनल ब्लॉक्स है, वो भी पेपर वहीं से प्रोक्योर करता है जहां से सरकार के पेपर प्रोक्योर होते हैं, और वही इंक और डाई वो यूज़ कर रहा है। तो तेलगी के स्टैंप में और जो सरकारी स्टैम्प के बीच में फ़र्क करना बिल्कुल नामुमकिन था। दरअसल में प्रॉब्लम ये था कि रेवेन्यू सरकार को नहीं मिलता है। आमतौर पे स्टैम्प पेपर में समझिए कि अगर फॉर अराउंड फिगर 100 रुपये का स्टैम्प पेपर है, तो जो वेंडर है उसको 2 से 3 रुपये मिलते हैं और सरकार के पास 97 रुपीज़ आते। तेलगी वाले में तेलगी वेंडर को 20 से 30 रुपये का कमीशन देता था और 70 रुपये अपने पास लाता था, और सरकार के पास ज़ीरो था। और 30,000 करोड़ का हम बात कर रहे हैं, तो एक बहुत ही कंजर्वेटिव एस्टीमेट है, उससे कहीं गुना ज़्यादा रहा होगा। और क्लासिक एग्जाम्पल की एक केस हुआ था जिसमें सन 2000 के आसपास की बात है, एक रात में उसने 84 लाख रुपए तेलगी ने एक बार डांसर थी जिसके ऊपर उड़ा दिया। मैं वो किताब बहुत इंटरेस्टिंग है, लोगों को पढ़नी भी चाहिए। एक आखिरी चीज़, आखिरी पॉइंट पे जो आना चाहूँगा संजय, और वो ये कि तेलगी की डेथ बड़ी मिस्टीरियस है। आप पुलिस कस्टडी में थे, इतने सालों तक थे, तो क्या वो जेन्युइन है, नेचुरल डेथ है, या उसके पीछे भी कोई कहानी है, और जो आप कभी अनर्थ करेंगे? नहीं, उसके पीछे की बहुत दिलचस्प कहानी है और इस किताब में मैंने रखा भी है। दरअसल में तेलगी देखिए एक फिनिक्स पक्षी की तरह था जो अपनी राख से जन्म लेता है। तो जब लगा कि उसके फादर जब एक्सपायर हो गए बचपन में और उसको लगा कि अब ख़त्म हो जाएगा, वो राइज करता है। मुंबई आने के बाद जब छोटे मोटा स्कैम करता है और जेल जाता है, लगता है लोगों को ख़त्म हो जाएगा, बट जेल से और बेहतर स्कैमस्टर बन के बाहर आता है। फिर जब वो अरेस्ट होता तब लोगों को लगता है कि स्कैम ख़त्म हो गया, लेकिन वो पुलिस के साथ मिली भगत करके करता है। और आखिर में जब उसको बेंगलोर के जेल में रखा गया था, तब ये था कि कहीं और से उस पर मार पड़नी थी। और इंटरेस्टिंग कहानी उस तबक में ये हुई कि तमिलनाडु की राजनीति में कुछ हलचल हुई थी, और तमिलनाडु की एक पॉलिटिशियन है शशिकला, तो वो बेंगलोर की जेल में उनको रखा गया था, क्योंकि उन्होंने कहा था कि तमिलनाडु में राजनीति की वजह से उनको फेयर ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा, तो वहाँ रखा गया था। तमिलनाडु की राजनीति में हलचल कुछ थी, जिसके फलस्वरूप कर्नाटक की एक IPS ऑफिसर थी DIG रूपा, उन्होंने रेड किया कर्नाटक के जेल में। तो वहाँ पे पहले शशिकला के पास में तमाम सुविधाएं वगैरह मिली, जिसमें उसका अपना किचन भी था, खाना बनाने वाला। दूसरा, उसके बाद में तेलगी का मिला CCTV फुटेज भी आया कि फ्लैट स्क्रीन TV है जेल में, वाटर डिस्पेंसर है, गद्दे हैं, मालिश करने वाला एक अलग से बंदा वगैरह भी था। तो आइडिया ये था कि शशिकला को टारगेट करना है, लेकिन आप सिर्फ एक को टारगेट करके रिपोर्ट बनाएंगे तो कैसे चलेगा। तो उस चक्कर में गेहूं के साथ धुन के तौर पे तेलगी भी फंसा, और तेलगी की सारी जो सुविधाएं थी वो पूरी की पूरी चली गई, और उससे बहुत सारी बीमारियां थी। वो HIV पॉजिटिव था, डायबिटिक था उसके पास, हाई ब्लड प्रेशर उसके पास था, हाइपरटेंशन, बहुत सारी बीमारियां थी। तो सडनली उसकी जो सुविधाएं विड्रॉ हुई, उसके कुछ हफ्तों की बात है कि उसकी तबीयत बुरी तरह से बिगड़ी और उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया और डेथ हो गई। कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी चलती है कि जेल में उसको, क्योंकि वो नेक्सस है इतना बड़ा, तो स्लो पॉइजन दिया जाता था खाने में मिला के, कुछ इस तरह की कहानियां भी चलती हैं। आई डोंट नो, आपने कवर नहीं, इसमें वैसे कोई बात नहीं थी, बिकॉज इनफैक्ट उसको तो अदालत से ऑर्डर मिला था, उसके घर से चिकन और बाकी प्रोटीन वाले चीज़ें घर से ही सारी चीज़ें बन के आती थी। इनफैक्ट उसमें भी उसने घोटाला किया था कि 2 मेडिकल डॉक्टर्स को अपने साथ मिलाया और बोला कि आप मेरे लिए फर्जी डॉक्यूमेंट तैयार करो हेल्थ का, और उन्होंने किया, जिसके आधार पे कोर्ट ने
इसको सारी सुविधाएं दी। आगे जब जांच हुई तो पता चला कि फर्जी हुए थे, और तेलगी के साथ वो दोनों डॉक्टर्स को भी सजा मिली फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट बनाने में। तो वो हर लेवल पर करता था, जेल में रह के भी अपना फर्जी घोटाला करता है, बाहर भी रह के फर्जी घोटाला करता है। और उससे दिलचस्प बात यह है कि जब वो डेथ उसकी हो जाती है, किताब में है, उसके बाद में उसकी वाइफ जाती है और पुलिस में कोर्ट के अंदर जाके कहती है कि भाई हमारी तकरीबन अलग अलग प्रॉपर्टी है 100 करोड़ रुपए की, तो ये हम देना चाहते हैं। तेलगी चाहता था कि ये राष्ट्र निर्माण में खर्च हो, ये क्या कहती है और कोर्ट के अंदर देती है। अब ऊपरी तौर पर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि यार ये तो राष्ट्र निर्माण में है, बदल गया वगैरह, बट असल में ये किसी न किसी तरह से इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को चिढ़ाने की बात थी। क्योंकि वो आदमी क्या कह रहा था, आप देखिए कि 15 साल हो गए मेरे पीछे, CBI है, लोकल पुलिस है, SIT है, CID है, 15 साल से जांच रहे और ढूंढ रहे हैं, इतनी प्रॉपर्टी जमा कर रहे हैं, उसके बावजूद देखिए 100 करोड़ के तो आपको पता ही नहीं चले। वो चिढ़ाने की बात थी। मतलब वो आदमी मरने के बाद भी अपना जो क्या कहते हैं चिढ़ा रहा था, या मरने के बाद भी उसने अपना जो स्टैंप है वो छोड़कर जा रहा था। ये उसने मरने के बाद तक ये कारनामा कर दिया तेलगी ने। संजय, बहुत इंटरेस्टिंग बातचीत चल रही, मन नहीं कर रहा है खत्म करने का, लेकिन समय की थोड़ी सी कमी है। एक आखिर में तेलगी आ गया, तेलगी देख ली, पढ़ ली, शीना बोरा पे भी आपने किताब लिखी है, और भी कुछ आने वाला है? मतलब आप इतना इंटरेस्टिंग स्टोरी टेलर है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ आपसे। देखिए, कुल मिला के ये तेलगी वाली सीरीज तो आ चुकी, इसके अलावा 3 वेब सीरीज अभी निर्माणाधीन है। एक है शीना बोरा हत्याकांड पर है, जो बहुत बहुचर्चित हत्याकांड था। एक है रंगा बिल्ला, जो 1978 के किलर्स थे, बहुत दुर्दांत किलर थे, उस पर लिखी गई है, उस पर वेब सीरीज़। और एक बन रही है जो देश के सबसे अमीर आदमी के घर के बाहर जो विस्फोटक मिले थे, हालिया हुआ है, उसके ऊपर एक किताब लिखी, तो उस पर भी वेब सीरीज़ बने। तो आने वाले 1.5 साल में ये 3 वेब सीरीज़ है वो और आएगी, और बाकी किताब लिखने का जो सिलसिला है वो जारी है। इनफैक्ट मुझे तो लगता है कि जर्नलिस्ट के लिए OTT वाला ये पीरियड गोल्डन पीरियड है, और बहुत सारे लोगों को लिखना चाहिए। और मैं तो कहूँगा कि आपको भी लिखना चाहिए, आपका इतना अनुभव रहा है, और खासकर मैंने आपकी IC-184 की हाईजैकिंग की देखी थी, उससे बेहतरीन हाईजैकिंग वाली और एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स मैंने नहीं देखी है। तो मैं तो सलाह आपको दूंगा कि आप भी लिखिए, मैं उसमें असिस्ट करने को तैयार हूँ। आपकी मदद लूँगा मैं। थैंक यू संजय। लेकिन कुल मिलाकर संजय जी से बात करके 2 चीज़ें समझ में आ गई कि किसी भी जर्नलिस्ट के लिए करियर प्रोग्रेशन क्या होना चाहिए, ये इन्होंने बता दिया कि पहले आप रिपोर्टिंग करो। रिस्क है, लेकिन तेलगी ने कहा था लाइफ में आगे बढ़ना है तो रिस्क तो लेना पड़ेगा ना, डार्लिंग। इसी नोट पर बहुत बहुत शुक्रिया संजय, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा बात करके। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, आप ऐसे सक्सेसफुल हो, और अपने बीच का साथी जब निकल कर पहले पर्दे पर छाता है तो और भी अच्छा लगता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।